13 दिनों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां मिल चुकी हैं जो उनके कार्यकाल में कभी नहीं मिली होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ये गालियां उन्हें पड़ क्यों रही। ऐसे जो है अभी तक 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री कहे जाने वाले एकदम से तेली बनिया हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यूजीसी बिल एक्ट है क्या और ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्या मुद्दे हैं ऐसे जो हमें जानने चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एक्चुअल में जो हमारे आस पड़ोस में चल रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ पे पड़ता है कि नहीं। अब जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज निकाली जा रही हैं और एफिजीज जलाई जा रही हैं और यहाँ तक कि बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। तो सवाल आता है, क्या आखिर सच में यूजीसी गलत है? क्या ये रिफॉर्म है या ये रिस्क है? क्या ये बीजेपी का कोई प्रैक्टिकल था जो फेल हो गया? क्या ये कोई सेफ्टी वॉल्व था जो इन्होंने बाकी जो आपने देखा होगा रिसेंट डेज में बहुत सारे केसेस हुए, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिरप कांड हुआ, वाटर की प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, पानी पीने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, नोएडा अथॉरिटी की वजह से एक टेक डेवलपर की मौत हो गई, आपको पता है, अंकिता भंडारी का केस, शंकराचार्य का मामला, मणिकर्णिका घाट का टूटना और अभी रिसेंट में अजीत पवार जी की मृत्यु। तो क्या ये इंडिकेशन है कि देश में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि 27 में चुनाव है? क्या सरकार चाहती है कि हमारा ध्यान कहीं से भटके और सभी वर्ग इकट्ठे ना होकर अलग अलग वोटिंग करें जिससे सरकार को इलेक्शन का फायदा हो? जब जब यूजीसी की बात आती है तो हमने एक हिस्ट्री देखी है कि जब भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सीबीएसई को लेकर हो, चाहे वो चॉइस बेस्ड सेमेस्टर को लेकर हो, सेमेस्टर सिस्टम को लेकर हो, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर, आपने देखा होगा कि जब भी ऐसी कोई बदलाव शिक्षा की नीति में आता है तो उसके प्रोटेस्ट बहुत जमकर होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो किस बेस पे बनाई जाती हैं, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट प्लेयर्स ना हो तो आपको भी पता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स कितने अच्छे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स में प्रोटेस्ट ना हो, और होने भी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। ये शो करता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट जानबूझकर ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं या फिर ये मन में बैठी हुई हड़ास थी लोगों की जो कभी ना कभी निकलती। तो क्या जो लोग ना यूजीसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या यूजीसी सच में गलत है या फिर लोग बिना एक्ट को पढ़े, बिना एक्ट को जाने ही प्रोटेस्ट में उतर गए हैं, सिर्फ अपनी बात मनमानी है? आज का वीडियो ना तो कोई प्रोपेगेंडा है और ना ही कोई पॉलिटिकल व्यू है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में जो चल रहा है वो किस तरीके से देश में हो रही बाकी घटनाओं से हमारा ध्यान मोड़ने का एक तरीका है, जिससे बाकी चीजों पर आपका ध्यान हटे और आप धड़ल्ले से फिर वोट बैंक बन जाए। इस एक्ट को समझने से पहले आपको दो केसेस पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला केस 2016 में रोहित वेमुला केस। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मा एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित वेमुला था, 26 साल का एक लड़का जो खुदकुशी कर लेता है अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ही वॉज अ स्कॉलर। इसी में दूसरा नाम शामिल है पायल तड़वी का। पायल तड़वी भील कम्युनिटी से, मुस्लिम ग्रुप से बिलोंग करती थी। शी वॉज अ गायनोकोलॉजिस्ट। अब इनके साथ क्या हुआ कि इनके जो 3 सीनियर डॉक्टर थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब आपने आर्टिकल 15 तो जरूर सुना होगा और आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वगैरह वगैरह, जो भी आपने देखा है। इन दोनों की मृत्यु का कारण डिस्क्रिमिनेशन था, वो भी कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोग जातिवाद करते हैं तो ये एक कड़वा सच है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई केंद्र नहीं होता। अगर भारत जैसे देश में देखें, हमें लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं या कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि उनमें से एक शख्स डॉक्टर थी और एक स्कॉलर था। अगर उन लोगों को
डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा कास्ट के बेसिस पे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि दूर दराज में यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट जैसे कस्बों में, जहां पे आज भी सड़कें अच्छी नहीं है, जहां पे आज भी टीवी, मोबाइल अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर रह रहे लोगों का, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनके साथ क्या क्या होता होगा ये हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो इसी केस को ध्यान में रखते हुए एंट्री हुई यूजीसी की। यूजीसी अगर मैं बोलूं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऐसा कमीशन जो ध्यान रखता है कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने फेयर तरीके से काम करें, उनका फंड टाइम पे मिलता रहे, उनको एलोकेशंस जो जो दी जाएं वो अपने टाइम पे कंपाइल करते रहें और उनको कंप्लीट करते रहें। तो अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि इस एक्ट का नाम यूजीसी क्यों है। एक सिंपल सी चीज कि यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में जो भी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनाई गई जिसको यूजीसी नाम दिया गया। अब प्रश्न आता है कि इस इक्विटी कमेटी से डर किसको है। सपोज कीजिए कि आपके गांव में एक चोर आए और चोरी करके चला जाए और किसी को पता ना चले कि चोर कौन था, फिर दोबारा वो घटना हो, फिर से चोर आए, चोरी करके चला जाए, फिर से किसी को पता ना चले कि क्या हुआ और चोरी किसने करी। तो फिर एक दिन गांव वाले फैसला करें कि भाई चोर को सजा मिलनी चाहिए, जो भी चोर होगा उसके हाथ पैर काट दिए जाए। अब आपके गांव के चौकीदार उस चीज का प्रोटेस्ट करने लगे, तो आपको क्या समझ में आता है इससे कि क्या कहीं वो चोरी उस चौकीदार ने तो नहीं करी, उस चौकीदार के रिश्तेदार ने तो नहीं करी। कुछ ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है ये बिना जाने समझे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको अलग लगें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अलग लगें, लेकिन जो सच है वो सच है। भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक सेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, एक सेक्शन को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा रहा है, एक ही सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जा रही हैं, इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर बढ़ेगा और फेक केसेस बनेंगे और इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि रूल्स वेग हैं, रूल्स एक ही कम्युनिटी को ज्यादा फेवर करते हैं। यही एक वजह रही है कि कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स, कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच जाती है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, बिल्कुल राइट है, लेकिन क्या हर प्रोटेस्ट का मतलब गलत पॉलिसी होता है? अब क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुए तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें एंट्री करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिटी के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए कुछ दिनों का टेम्पररी एक स्टे लगाया है जिसमें 30 डेज का टाइम लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करेगा कि क्या वाकई में ही यूजीसी के कुछ नए जो रिफॉर्म्स है, जिसमें इक्विटी कमेटी जैसी और हेल्पलाइन जैसे नंबर और बहुत सारे ऐसे जो बॉडी गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स जो नए अपॉइंट किए जाएंगे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है इसका मतलब ये नहीं है कि यूजीसी रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूजीसी को रिपेल कर दिया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि यूजीसी के लीगल क्लैरिटी को और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सके ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। देखो, यूजीसी का सिंपल सा काम है यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करना, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को कम करना और यूनिवर्सिटीज में सेफ एकेडमिक कैंपसेस बनाना। अब आपको दो केस अभी तक जो मैंने बताए उनसे आपको यह अंदाजा तो हो गया होगा कि यूनिवर्सिटीज में सेफ कैंपसेस तो नहीं है। और आप में से बहुत से लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, यू मस्ट हैव बीन इनटू कॉलेज और आप हो सकता है कि अभी भी कॉलेज में हो, तो आपको तो पता ही होगा कि कॉलेज में किस तरीके की चीजें होती हैं और किस तरीके की नहीं होती। अब बढ़ते हुए डिस्क्रिमिनेशन को देखकर ही यूजीसी ने एक प्लान बनाया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फाइनल किया कि एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो जिसका काम होगा ये एड्रेस करना कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोसाइटी में किसी भी तरीके का बायसनेस ना हो बाय द टीचर और बाय द स्टूडेंट्स। अब प्रश्न आता है कि इन सभी पे ओवर रिएक्शन क्यों हुआ? देखो, भारत में जब भी कभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म आता है, चाहे आप सीबीएस की बात करो, चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम की बात करो या फिर आप एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करो, तो आपको मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले, बट
nowadays they are the backbone of the education system of India. So हिस्ट्री हमें बताती है कि रिफॉर्म्स पहले आते हैं, फिर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है और बाद में वो नॉर्मलाइज होके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं। अब देखो इसी बीच में यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने प्रोटेस्टर्स की बात सुनी, लीगल रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने के लिए तैयार हो गए। और ऐसा ही होना भी चाहिए क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी कंट्री। अब ये जो सारी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई हो रही है सिर्फ एक से दो क्लॉजेस पे कि पहले से इंटेंट क्लियर मान के चला जा रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप सोच के देखिए कि अगर आपके साथ वाला व्यक्ति एससी और एसटी हैं और आप ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या अभी कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि ओबीसी समाज के लोगों ने एससी एसटी समाज के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, वो भी कास्ट के बेसिस पे। इवन आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि एससी कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। और हम डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत कुछ बहुत बार देख चुके हैं, तो ये नहीं छुपाया जा सकता। सो इस बिल में इंटेंट तो क्लियर नजर आता है कि हमने जनरल कैटेगरी वालों को पहले ही मान लिया कि वही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें एससी एसटी और ओबीसी की, तो ये देखा जाता है कि कई बार आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जहां पर आप ये देखेंगे कि ओबीसी समाज का व्यक्ति भी एससी और एसटी समाज के व्यक्ति को अपने सामने कुछ नहीं समझता, जिस प्रकार जनरल कैटेगरी का व्यक्ति ओबीसी एससी और एसटी समाज के व्यक्ति को कुछ नहीं समझता। तो इसी तरीके से ये चेंज चलती जाती है। जो जितना बड़ा समाज में, वो उतने अपने नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है और बहुत सारी चीजें करता है। ये हमसे छुपी हुई नहीं है। और ये बात सिर्फ कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटीज की नहीं है, ये बात आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी देख सकते हैं, ये बात आप कॉर्पोरेट ऑफिस में भी देख सकते हैं, और ये बात आप डे टू डे लाइफ की बहुत सारी ऐसी मूवीज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस में भी देख सकते हैं जहां पर इनको कॉपी करके जिनको दर्शाया जाता है। कहते हैं कि सिनेमा हमारे समाज का मिरर होता है, और ऐसे मिरर में जब सच्चाई दिखाई जाती है तो सिनेमा बैन होती है। सिनेमा, आपने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, मुसहर डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें नीचे कमेंट पढ़ते आप तो आपका दिमाग खराब हो जाता कि क्या सच में लोग, मतलब सबसे पहली चीज तो कि वो डॉक्यूमेंट्री अपने आप में दिल दहला देने वाली थी, लेकिन आप सोच के देखो कि क्या सच में अगर एससी एसटी ओबीसी के साथ ही ऐतिहासिक तरीके से हमेशा से ये होता रहा है, तो क्या ये कहना ठीक है कि एससी एसटी ओबीसी कभी एक दूसरे के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करेंगे? क्या जनरल कैटेगरी ही सिर्फ एक दूसरे के साथ भेदभाव करेगी? और क्या ये ऐतिहासिक चीजें रिपीट करी जाए? क्या ये कह देना ठीक है कि अगर बाप दादाओं ने कोई गलती करी तो बदला तुमसे लिया जाए? तो इस हिसाब से ब्रिटेन से हमें क्यों बदला नहीं लेना चाहिए? इस हिसाब से मुगलों ने जो किया तो आज के मुसलमानों से क्या हमें बदला ले लेना चाहिए? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देश में रह रहे आज क्रिश्चियंस जितने भी हैं, क्या वो अंग्रेजों के जो सक्सेसर्स हैं तो उनसे बदला ले लेना चाहिए? तो बात लॉजिक की होनी चाहिए, सिर्फ बात चीजों को भड़काने की, चीजों को उग्र करने की, एग्रेसिवनेस दिखाने की नहीं होनी चाहिए। अब डिबेट इस चीज पर भी होनी चाहिए कि अगर कोई कानून बना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसी लाई जाए, उसमें सेफगार्ड कैसे तय किया जाए, उसमें क्या रिड्रेसल और ग्रीवांसेस हो सकते हैं जिससे वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्य करे। किसी भी रिफॉर्म को पूरी तरीके से ब्लैक लॉ बोल देना, किसी भी रिफॉर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। किसी भी बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना ये आपका राइट हो सकता है, लेकिन हर बिल को अपने फियर से दिखा देना कि ये तो हमारे अगेंस्ट है और उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना, ये बिल्कुल गलत है। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसमें सजेशंस दे सकते हैं, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसमें और भी ट्रांसपेरेंसी की बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बिल को ब्लैक लॉ बोल देना, किसी भी बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अंत में तो बात यही होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जाए, डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और अगर हमें सच में एजुकेशन के साथ साथ, अच्छी डिग्री के साथ साथ अच्छे कैंपसेस चाहिए, तो हमें इन सभी चीजों पे गौर करना होगा और देखना होगा कि कैसे हमारे एक पढ़ाई का केंद्र, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में, हमारे समाज को बेहतर बनाने में, कैसे वहां पर ये जो जातिवाद का कीड़ा है ये आज भी पनप रहा है। अब मेरे कुछ जवाब हैं
उन बातों पर, जैसे इसको ब्लैक लॉ बोल देना। ब्लैक लॉ ये तब होता जब आप इसको बिल्कुल भी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते इसके अगेंस्ट, और ये एक लीगल क्लैरिफिकेशन से नहीं गुजरता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने अंडर में लिया, जुडिशियल रिव्यू के लिए चेक किया और लीगल क्राइटेरिया चेक किया, तो ये ब्लैक लॉ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये वेग है और बहुत ज्यादा जो है ड्रास्टिक है। देखो, वेगनेस एक ड्राफ्टिंग इशू हो सकता है, लेकिन कोई इंटेंट नहीं हो सकता। सोचने की बात यह है कि हमें ऐसे कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या कभी आपने सोचा है कि हमें सांस लेने के लिए कोई कानून बनाना पड़ा हो? क्योंकि कभी किसी की पूछने की जरूरत नहीं हुई कि आप सांस क्यों ले रहे हो। क्या सरकार कभी हमसे पूछेगी कि आप इतना ही ऑक्सीजन लो? जरूरत नहीं है। जिन चीजों की जरूरत थी उन चीजों पे काम किया जा रहा है और उन चीजों के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं। सोचना यह है कि आज 2026 में भी हमें इन चीजों से, सोशल इविल से लड़ना पड़ रहा है और हमें उन चीजों के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं जिनकी जरूरत होनी भी नहीं चाहिए थी। और हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को बाकी बड़े देशों से, बाकी बड़ी बड़ी इकोनॉमी से? और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम कहते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इससे इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर बढ़ेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि इससे इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा, जिससे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फील्ड में आगे उतरेंगे और जो ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं उनको एक इक्वल ग्राउंड मिलेगा सेफ प्ले के लिए। ये एक अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी प्रेशर नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि इन इंस्टीट्यूशंस को खुद देखनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इससे एकेडमिक फ्रीडम खत्म हो जाएगी। एकेडमिक फ्रीडम खत्म हो जाने से आप क्या समझते हो? क्या आपको स्कूल, पब, बार और ऐसी जगह बनाना है जहां पे आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। पब्लिक प्लेसेस जैसे कि मेट्रो, जैसे कि बस, ट्रेन, आप वैसा ही बिहेवियर रखते हैं जैसा पब्लिक प्लेस में आपको होना चाहिए। ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जहां पे आपकी डिग्निटी प्लस फ्रीडम काम करती है। तो इससे कोई भी कैंपस या कोई भी यूनिवर्सिटी का जो इससे किसी भी एकेडमी या यूनिवर्सिटी का एकेडमिक फ्रीडम कम नहीं होता, बल्कि आपकी डिग्निटी और आपकी फ्रीडम बढ़ जाती है, जिससे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ एकेडमिक एनवायरनमेंट मिलता है और आप अपनी पढ़ाई को और पुरजोर तरीके से कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि सोशल डिवाइड बढ़ेगा, लेकिन सोशल डिवाइड तब बढ़ते हैं जब आप किसी मैटर को इग्नोर करते हैं, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, जैसे पॉवर्टी, जैसे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन्स, क्राइम्स अगेंस्ट ओल्ड एज, है ना, और क्राइम अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल्स। तो अगर इन सभी चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा तो सोशल डिवाइड बढ़ेगा। आप जानते हैं एक चीज कि हमारे इंडिया में अलग अलग क्लासेस के लोग हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सुपरनोवा और एलिट क्लास लोग। तो हर किसी के लिए एक अलग कैटेगराइजेशन है और हर किसी की अपनी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम, सोशल डिवाइड तब बनती है जब उनको इग्नोर किया जाता है। जैसे कि पानी की प्रॉब्लम आपको बड़ी सोसाइटीज में नहीं दिखेंगी, गंदे पानी की प्रॉब्लम। सोच के देखो कि इंदौर सबसे साफ शहर, और वहां पर इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ गंदे पानी और सीवर के पानी से। तो क्या ये फेलियर नहीं है? तो ये भी तो एक फेलियर है। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि किस कानून के अगेंस्ट हमें बोलना है, किस कानून के फेवर में हमें बोलना है। और अगर आपके दिमाग में भी चलता है कि रिफॉर्म्स का काम आपको कंफर्ट देना है, सॉरी, रिफॉर्म्स का काम आपको कंफर्ट देना नहीं है, रिफॉर्म्स का काम है सिस्टम को बेटर बनाना, तभी आप अपने कंफर्ट में आ पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके पास और आपके द्वारा की गई जो चीजें हैं वो अगर किसी के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं, किसी को उसके राइट से वंचित करती हैं, तो ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज की प्रॉब्लम है। अब इस सभी से हटके अगर हम थोड़ा रैशनल होके, थोड़ा लॉजिकल होके सोचें, तो आपको एक भारत का अच्छा नागरिक होने के नाते आंख और कान, दिमाग के ढक्कन खोल के सोचना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को ब्लाइंड फॉलो ना करें, आप किसी भी पार्टी के इतने ब्लाइंड सपोर्टर ना बन जाए कि उनके द्वारा की गई गलतियां भी आपको ना दिखें। क्या आपको नहीं लगता कि करंट गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या आपको नहीं लगता कि करंट गवर्नमेंट हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? क्या आप ऐसे ऐसे केसेस जो रिसेंट डेज में हुए हैं, अंकिता भंडारी का रेप केस जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा था, अभी रिसेंटली नोएडा में एक टेक डेवलपर की मौत हो जाती है नाले में गिरकर,
इतने बड़े फोर्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, जिस देश को आप विश्व गुरु बताते हैं, उस देश में किसी व्यक्ति की नाले में गिरकर मृत्यु हो जाना, ये एक मूर्खता और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट का प्रमाण है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में बेकार हवा, बेकार खाना, बेकार पानी, इन सभी की बात होनी चाहिए, अच्छे कॉलेजेस की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जो असली काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको बिना मतलब की जेल में डाल दिया जाता है, हमारे देश में रेपिस्ट को बाहर छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, हमारे देश में पहलगाम अटैक हो जाता है लेकिन लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते, हमारे देश में जामा मस्जिद ब्लास्ट हो जाता है लेकिन कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वेस्ट बंगाल का चुनाव, आने वाला यूपी का चुनाव, जिधर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और हमारा एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से सोसाइटी खेमों में बटेगी और उनका वोट बैंक बन के रह जाएगी। और इससे इतर हो तो आपने एंजल चकमा का केस देखा होगा, इससे इतर हो तो आपने देखा होगा मणिकर्णिका घाट को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, शंकराचार्य के साथ बदसलूकी। तो आप सोच के देखिए कि क्या सरकार ये सब प्री प्लान तरीके से कर रही है, या जिस तरीके से अंग्रेजों के समय में कांग्रेस बनाकर अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल बनाया था, उसी तरीके से ये बिल लाकर बीजेपी भी ट्राई कर रही है कि एक सेफ्टी वॉल बनाया जाए जहां पर लोगों का गुस्सा निकाला जा सके और बहुत सारे देश के अहम मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा सके। सो इन सभी को देखते हुए, क्योंकि खास तौर पर एक चीज और आपको सोचनी पड़ेगी कि रिसेंट डेज में जो भी सारी चीजें हो रही हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए अगर ये सब किया जा सकता है, तो आप एक चीज से दो चीज और सोच सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं या होने वाले होते हैं, तो उससे पहले देश में कोई आतंकवादी घटना एक आम बात हो चुकी है। किसी भी देश में किसी भी स्टेट में कोई हिंसक झड़प बहुत आम बात हो सकती है। आपने नूह, कासगंज, दिल्ली जैसे जो रॉइट्स हुए आपने देखा, ये हमारे आपके सामने की बात है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम सरकार के लिए काम नहीं करते, बल्कि सरकार को हमारे लिए काम करना चाहिए। आपसी भाईचारे को, आपसी संबंधों को कभी भी सरकार के लिए खराब ना करें। सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको और हमें साथ में रहना है। तो आपको और हमें सोचना होगा कि क्या हम आज भी सच में आजाद हैं कि नहीं, क्या हमें जातिवाद, क्या हमें ये जो धर्म को लेकर लड़ाइयां, और क्या हमें ऐसी चीजें जो महिलाओं के अगेंस्ट होती हैं, हमें स्टिल इन चीजों में उलझे रहना है, या हमें अपने देश की बेहतरी के लिए अच्छी गवर्नमेंट चुननी है, पैसों में नहीं बिक जाना है, हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। सो आई होप कि मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की होगी।